देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, सही से समझना इसको। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। ठीक है, ग्लास का अपना कुछ थिकनेस होगा, इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये सरफेस ए बी है, ये सरफेस सी डी। एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली जो इस तरह से आया है उसको ऑब्लिकली बोलते हैं। इंसिडेंट हुआ, यह इंसिडेंट रे है। अब देखो, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना होगा हमको। एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो बाहर कौन सा मीडियम है। बाहर मेरा एयर है। अंदर कौन सा मीडियम है? अंदर ग्लास है। जब एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब रेयर से डेंसर में जब जाता है, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है। क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है। देख लो, है कि नहीं? लाइट ऐसे जाने वाला था बट मुड़ गया वो, ये एरो दिखा दिया। तो ए बी सरफेस में रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ओ, तो अब रे ऑफ लाइट, इस रे को देखो, इस रे को। अब ये रे ऑफ लाइट कौन सा सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है? डीसी सरफेस पे। तो अब इस पर भी रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि अब ये बाहर निकलेगा, मतलब अपना मीडियम को चेंज करेगा। ग्लास से अब वापस कहाँ आ रहा है? ग्लास से वापस कहाँ आ रहा है? एयर में। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा दूसरा नॉर्मल लाइन। थोड़ा गौर से देखो कि रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से ग्लास से एयर में जाने जा रहा है, मतलब कि डेंसर से रेयर। तो क्या होगा? डेंसर से जब रेयर जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाता है। देखो, थोड़ा नॉर्मल से दूर हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये हो गया और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। बट थोड़ा गौर से बताओ, क्या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर होगा? कैसे? दो नॉर्मल लाइन, दो, ये भी नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये भी नॉर्मल लाइन है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। दो लाइन एक दूसरे का जब पैरेलल होता है और बीच से कोई लाइन कट करता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल हमको जब मालूम है आर है, तो ये भी एंगल कितना होगा? आर होगा। ठीक, ये आर यहाँ इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन यही आर इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जा रहा है। क्लियर? और यहाँ पे कुछ एंगल बनता हो, इसका नाम देते हैं ई। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और इसको इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन होने के बाद, तो एक से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे लास्ट में निकलता है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। उससे बना हुआ एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक डायग्राम को समझ में आया? तो दो सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ, एक ए बी सरफेस पे और एक डीसी सरफेस पे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो थोड़ा गौर से कि हम क्या करते हैं कि इन सरफेस ए बी, पहले हम ए बी सरफेस को लेकर चलते हैं और ए बी सरफेस में स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है, बाई साइन एंगल ऑफ, यहाँ रिफ्रैक्शन क्या है? आर ही है। तो साइन आई बाई साइन आर क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हम पढ़ाए चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो, सब देख चुका है। नहीं देखा है जो, तो देख लो, वरना फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा मीडियम लिख लेते हैं। एयर से ग्लास में जा रहा है,
बेसिकली वो कहाँ से जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन सरफेस, अब दूसरा कहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था, इन सरफेस डीसी सरफेस में जब हुआ रिफ्रैक्शन तो वहाँ भी स्नेल्स लगाते हैं, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर बन रहा है, वहाँ पे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई बन रहा है, पहले ही बता दिए थे, इक्वल टू अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई, विच इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से देखो साइन आर कैंसिल, क्या आ गया, साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, बस मीडियम एक दूसरे का इंटरचेंज है, तो किसी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एज इट लिख देते हैं, दूसरे वाले का अगर हम इस ऐसा बना सकते हैं, दूसरे वाले को ऐसा बना सकते हैं, कैसे, इंटरचेंज करके। और इंटरचेंज करने का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ाए थे ना, 1 बाई करने पे ग्लास यहाँ पे आ जाएगा, एयर यहाँ पे आ जाएगा, अब दोनों मैच कर गया, ये पूरा ऊपर नीचे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, बोथ साइड साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये हो गया, ठीक है। एक बार देखो कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई जहाँ इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल है, सो इंसिडेंट रे will be parallel to emergent ray। देखो डायग्राम में वापस आते हैं, डायग्राम में गौर से देखो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, तो हम प्रूफ कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल होगा, मतलब जितना एंगल वो बना के इंटर करेगा ग्लास स्लैब में, उतना ही एंगल बना के वो बाहर इमर्जेंट होगा। और इसमें क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। यही प्रूफ करने के लिए देता है कि प्रूफ करो कि इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो तुमको ये एंगल प्रूफ करने के बाद ये लास्ट का सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, समझ में। अब थोड़ा गौर से समझो, यहाँ एक बेसिकली क्या डायरेक्शन चेंज किया रे ऑफ लाइट जब ग्लास स्लैब से बाहर निकला, नहीं, देखो डायरेक्शन वो चेंज नहीं किया, अभी वो वही उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बस शिफ्ट हो गया। वो जाने वाला था ऐसा, बट गया ऐसा, मतलब इतना शिफ्ट करिए ना, ये जो शिफ्ट किया ना, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का देखो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का सब डेफिनेशन लिख लेना कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। It is defined as the perpendicular distance
drawn between the emergent ray and the इंसिडेंट रे. अभी डायग्राम में दिखाई दे ना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बिटवीन में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बिटवीन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. इंसिडेंट रे is called lateral displacement. क्लियर है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अब आता है एग्जाम में बेसिकली कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना. तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड. कौन कौन सा फैक्टर पे ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा. फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड. ठीक है. तो नंबर 1 पहला वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कहने का मतलब है जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के वो इंटर करेगा उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उतना ज़्यादा शिफ्टिंग होगा. ठीक है. लैटरल में शिफ्टिंग कर जाना, शिफ्ट कर जाना, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये याद रखना है. ठीक है. इन रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास डायरेक्शन डज नॉट चेंज. ठीक है, याद रखना ये बात. द थिकनेस, ग्लास का थिकनेस पर भी डिपेंड करता है. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब का थिकनेस पे भी डिपेंड करता है. एंड नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करें, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, लाइट को डेविएट कराता है. अब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो ज़्यादा डेविएट कराएगा तो ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कम डेविएट कराएगा तो कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ ग्लास स्लैब. तो ये 3 फैक्टर के ऊपर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है. ठीक है, याद रहेगा, समझ में आया कि नहीं. यहाँ पे नोट बोल के यह बात को लिख लो. इन refraction of rectangular glass slab यहाँ होगा इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द after refraction the direction of light does not change. याद रखना. ठीक है, इसमें डेविएशन नहीं होता है, डेविएट नहीं किया, याद रखना, डेविएशन नहीं हुआ, शिफ्टिंग हुआ. डेविएशन अलग चीज़ होता है, डेविएशन में डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल यहाँ से डेविएट हुआ, यहाँ भी डेविएट, ओवरऑल देखा जाए तो टोटल ओवरऑल में डेविएशन नहीं हुआ है, सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बस शिफ्टिंग. मतलब तुम किसी रोड में जा रहे थे, इस फुटपाथ से बस रोड डायरेक्शन चेंज करके, फुटपाथ को चेंज करके इस दूसरे फुटपाथ में आ गए, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है. तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, समझ में आया. ये टॉपिक ख़त्म हो गया. अब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे. देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे. ठीक है, एक प्रिज्म बनाते हैं. प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस रेक्टेंगुलर सरफेस में होता है, जिसका बेस तुम्हारा क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर. मतलब एक्चुअली में प्रिज्म कुछ इस तरह का बना होता है. देखो, कुछ इस तरह का बना हुआ होता है. अगर डायग्राम को हल्का हल्का समझाएं तो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है. समझ में आ रहा है ना. इस तरह का समथिंग, इस तरह का प्रिज्म बना हुआ होता है.
ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, समझ में आ गया, प्रिज्म, जिसका सरफेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर। टोटल सरफेसेस कितना होता है, टोटल सरफेसेस देखो, एक ये इस साइड है, एक उस साइड है और एक नीचे है। टोटल कितना हो गया, एक कितना रेक्टेंगुलर सरफेसेस होता है, 1 2 3। तो इन प्रिज्म 3 rectangular surfaces are present and 2 triangular surfaces are present, है ना, ठीक है। देख लो, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेसेस कितना होता है, तो याद रखना है प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेसेस 3 होता है और ट्रायंगुलर सरफेसेस 2 होता है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो डायग्राम में आते हैं, डेरिवेशन में। सबसे पहले देखो प्रिज्म बना रहा हूँ, प्रिज्म का एक ट्रायंगुलर सरफेस को सिर्फ लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए बी सी। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट ए बी सरफेस में इंसिडेंट हुआ, ऑब्लिकली जो है वो ए बी सरफेस में इंसिडेंट हुआ। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ से कि इस सरफेस के ऊपर हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइन, क्योंकि बिना नॉर्मल लाइन का हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ डेविएट करेगा। हम एक नॉर्मल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखो बाहर कौन सा मीडियम है, बोलो तो बाहर में एयर है, अंदर में कौन सा मीडियम है, अंदर में ग्लास है। अगेन बाहर में क्या मिल जाएगा तुमको, एयर मिल जाएगा। तो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा, मतलब कि रेयर मीडियम टू डेंसर, तो नॉर्मल के टूवर्ड्स आ जाएगा। तो नॉर्मल के थोड़ा सा टूवर्ड्स आ गया, देख लो। वो जाने वाला कैसा था, वो जाने वाला इस तरह से था, इस तरह से वो जाता। बट देखो थोड़ा डेविएट करिए ना, एरो दिखा दो इस तरह से, वो डेविएट करिए, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ पे I1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, इसको हम R1 ले लेते हैं, I1 R1। अब देखो ये वाला लाइट कौन सा सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, AC सरफेस पे। इसके ऊपर भी एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बोथ आर क्या है, नॉर्मल है, N ले लेते हैं इसको। और अब ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर मतलब क्या, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या नॉर्मल से दूर हट जाएगा, देखो नॉर्मल से वो दूर हट गया, ठीक है। ये मेरा इमर्जेंट रे है, लास्ट में निकला। दो रिफ्रैक्शन हम बताए थे ना अभी पहले कि नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लास्ट में जो रे निकलता है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। तो इस सरफेस के हिसाब से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसको हम R2 नाम देते हैं, मान के चलो। I2 नाम नहीं दिया, R2 नाम दे दिया। और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा कुछ, उसको हम नाम देते हैं I2, ठीक है। फिर से बता रहे, पहले ए बी सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। डायरेक्शन चेंज हुआ रेयर से डेंसर में। जब AC सरफेस में वो इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 मान लिया, और जब वो बाहर निकला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंट भी कह सकते हैं, I2 मान लिया। और देखो जब वो निकला तो डेंसर से रेयर डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जाने वाला था ऐसा, लेकिन फाइनली वो गया ऐसा, फाइनली वो गया इस तरह से। पूरा डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो जाने वाला था ऊपर की तरफ, गया नीचे। मतलब प्रिज्म क्या किया, रे ऑफ लाइट को अपने बेस के तरफ झुका दिया, उसको अपने बेस की तरफ डाउनवर्ड कर दिया। प्रिज्म यही काम करता है कि अपने बेस के टुवर्ड्स जो है वो उसको उसका डेविएट करवा देता है रे ऑफ लाइट को टुवर्ड्स इट्स
बेस। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ नेमिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दो P, तो इस पॉइंट का नाम दे दो Q। जो नेमिंग हम करवा रहे वही तुम लोग को भी याद करना है, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बिना देखे हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं M, ये जो पॉइंट है इसका नाम देते हैं M, और यहाँ तो नीचे N दिया हुआ है। क्लियर है? देखो ये लाइट ऐसे जाने वाला था, गया ऐसे, मतलब इतना एंगल डेविएट करिए ना, इतना एंगल डेविएट करिए, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेरा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डेविएशन नहीं हुआ था, वहाँ शिफ्टिंग हुआ था, वहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, वहाँ शिफ्टिंग हुआ था। यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल PMQ, सबको दिख रहा है PMQ ट्राइंगल को देखो गौर से, PMQ। इस ट्राइंगल में एंगल MPQ कितना होगा? MPQ मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये हम जानते हैं ये एंगल इज इक्वल टू पूरा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल इक्वल टू पूरा ये वाला, पूरा ये वाला, पूरा, जिसमें से इतना हाफ हमको मालूम है R1 है, और ये पूरा I1, तो इतना कितना होगा? I1 माइनस R1। क्लियर? उसी तरह देयरफॉर एंगल MQP कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, तो ये पूरा I2 है, तो ये पूरा भी I2 होना चाहिए, मतलब I2 दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें से इतना काट दो तो ये बचेगा, मतलब I2 माइनस R2। ये एंगल पूरा इक्वल कैसे हो सकता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। जब भी देखो यहाँ पे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट, जिसमें से इतना पार्ट पता मालूम रहेगा, तो इतना पार्ट कैसे निकालेंगे? इसको इतना पार्ट से माइनस करके। ठीक है, यहाँ पहला काम तुमको ये करना है कि एंगल MPQ, एंगल MQP तुमको निकाल लेना है। ठीक है, ये दो एंगल हम फाइंड कर लिए। अब थोड़ा गौर से देखो, सिंस एंगल MPQ प्लस एंगल MQP इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो कैसे? हम देखो यहाँ पे साइड में हल्का सा समझाने के लिए बता रहे हैं। ये ट्रायंगल दिखा ना MPQ, जिसमें से ये एंगल हम पता कर लिए, ये है, और ये एंगल ही पता कर लिए जो ये है। ठीक है, अब देखो बाहर में कौन सा एंगल बन रहा था? एंगल ऑफ डेविएशन। तो किसी भी ट्रायंगल का दो इंटरनल एंगल जोड़ के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होता है। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी एंगल ले लो, कोई भी दो एंगल ले लो ट्रायंगल का, इज इक्वल होगा वो सम इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्या? अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। याद रहेगा? ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का दो इंटरनल एंगल का सम वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये इंटीरियर होगा तो इसका अपोजिट ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर एंगल MPQ का वैल्यू कितना था? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू 10। तो यहाँ से I1 प्लस I2 लिख दो। यहाँ इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू 10। I1 प्लस I2, फिर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू दैट। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसका। यहाँ तक क्लियर है? अब
इन क्वाड्रिलैटरल ए पी एन क्यू को लेके चलो, इन क्वाड्रिलैटरल ए पी एन क्यू को लेके चलो, ठीक है। जहाँ पे एंगल ए पी एन इक्वल टू होगा एंगल ए क्यू एन के बराबर, जो कितना होगा 90 डिग्री। बोलो समझ में आया? देखो गौर से देखो, ए पी एन देखो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ए क्यू एन परपेंडिकुलर है नॉर्मल तो 90 डिग्री होगा। आई दोनों 90 है तो दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों ही 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब बाकी दो एंगल कौन बचा है? एक एंगल ए बचा, एक एंगल एन बचा। दोनों को ऐड करके कितना होगा? 180 ना होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल जोड़ के कितना होता है? 4 एंगल जोड़ के कितना होता है? 360 होता है, जिसमें से ये 90 ये 90 180 हो गया, तो बाकी क्या बचा? ये दोनों का सम। सो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी एन क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। बट इन ट्राइंगल पी एन क्यू, गौर से देखो नीचे वाला ट्राइंगल पी एन क्यू, इस तरह से जो ट्राइंगल बन रहा है देख लो, पी एन क्यू बन रहा है, जिसमें से ये R1 है और ये मेरा R2 है। R1 है R2, तो ये एंगल N कितना होगा बताओ तो? एंगल पी एन क्यू कितना होगा? अब दो एंगल मालूम है किसी ट्राइंगल का, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 180 माइनस R1 प्लस R2। किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर हमको पता है तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? 180 माइनस सम ऑफ 2, ठीक है यहाँ तक। देयरफॉर इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देना। फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो पी एन क्यू था ना, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, पी ए क्यू प्लस पी एन क्यू की जगह में देखो ये वैल्यू लिखेंगे, क्या थे? 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 180। ये बोथ साइड क्या हो गया? कैंसिल, और R1 प्लस R2 को वहाँ ले जाओ, यहाँ से एंगल पी ए क्यू इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। पी ए क्यू का वैल्यू कितना? R1 प्लस R2 देखो इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 1 में R1 प्लस R2 दिख रहा है, बस ये R1 प्लस R2 का जो ये एंगल आया यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह में क्या लिख देंगे? एंगल पी ए क्यू को शॉर्ट में एंगल ए लिख रहे हैं, पी ए क्यू को एंगल ए लिख रहे हैं, इक्वल टू एंगल इक्वेशन। देयरफॉर फाइनली क्या आई किया? I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये ए को वहाँ ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल ए प्लस डेरिवेशन। ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बहुत टफ नहीं है, अच्छा से वीडियो को देखना है, एक दो बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, थ्योरम का तरह इसको जो है प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मेरा बेसिकली यहाँ पे लास्ट डेरिवेशन है कि यहाँ पे क्या समझना है कि I1 मेरा क्या है? I1 मेरा क्या है? I1 है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देख लो हम लोग फाइनली क्या प्रूफ किए? I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल, जहाँ पे I1 क्या है? I1 है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 क्या है? I2 है मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म का कुछ एंगल रहेगा वो, और डेल क्या है? सबसे मेन एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब आता है कि फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, यहाँ देखो लिख रहा हूँ,
फैक्टर्स, सबसे पहले चीज़ के क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता है प्रिज्म का ये फॉर्मूला, प्रिज्म का ये फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं इसको, प्रूफ करने के लिए आता है, तो इसलिए 3 मार्क्स में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दूसरा आता है कि फैक्ट कौन कौन सा फैक्टर पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है प्रिज्म का, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म डिपेंड, कौन कौन सा फैक्टर पे एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का डिपेंड करता है। नंबर वन किस पे डिपेंड करेगा बोलो तो, नंबर 1 वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, समझ में आया कि नहीं। नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो डेविएट कराएगा, या ग्लास बोलो या प्रिज्म बोलो। नंबर 4 वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, समझ में आया। एक नोट बोल के लिखना फॉर मिनिमम डेविएशन, क्वेश्चन आता है फॉर एकदम मिनिमम से मिनिमम डेविएशन चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, फॉर मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म I1 को I2 के बराबर होना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमर्जेंट का इक्वल होना होगा, और R1 इक्वल टू R2 होना होगा। ये 2 कंडीशन है, चाहे ये होगा तभी जा कर के तुम्हारा क्या होगा, जो डेविएशन है ये मेरा मिनिमम होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है तुम लोग को हम भेज देंगे, ठीक है। तुम ये 2 टॉपिक के ऊपर रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म पे कैसे से मदनी में क्वेश्चन आया है और आ सकता है, हम भेज देंगे। एक क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं कि ये तुम जो है कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब जो पहले किए थे हम लोग, एंड रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन में और प्रिज्म का रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, ये तुम लोग को लिखना है। इसका आंसर हम भेज देंगे तुम लोग को, समझ में आया कि नहीं। बाकी सबका आंसर जितना पढ़ाया है वीडियो में सबका आंसर्स मिल जाएगा, हम क्वेश्चन तुम लोग को भेज देंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन के साथ अच्छे से आंसर बना के लिख लेना है, क्लियर, ठीक है। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया प्रिज्म रेक्टेंगुलर स्लैब। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का वो लेंस का होगा, हम लोग लेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।